हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम इन पार्ट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। तो टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? टाइम फ्रेम का मतलब होता है किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जब हम किसी कैंडल के ओपन, क्लोज, हाई और लो इन 4 पैरामीटर की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम फ्रेम। जैसे कि हम 5 मिनट को लेकर चल रहे हैं तो 5 मिनट के केस में क्या होगा, जैसे कि एक एक कैंडल है तो ये इसका लो हो गया, ये इसका ओपन रहेगा अगर हम बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं, और ये इसका क्लोज हो जाएगा और ये इसका हाई रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि जब पहले सेकंड में जब 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट होगी तो वो यहाँ पर होगी, और जो एंड ऑफ 5th मिनट होगा तब कैंडल का जो प्राइस रहेगी उसे हम क्लोज प्राइस कहते हैं। उसके बीच में प्राइस किसी भी तरीके से मूव करके इस तरीके से यहाँ पर एंड कर रही है। अब इसी जगह अगर 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में क्या होगा, कैंडल जो फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होगी और 15 मिनट के एंड तक जो उसकी प्राइस होगी तो उस बेसिस पर क्या होगा, 15 मिनट की टाइम फ्रेम रहेगी। तो ये जो टाइम फ्रेम होती है उसके अंदर हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप ट्रेडर हैं, किस टाइप की आपकी साइकी है, उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपके लिए रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें मंथली, वीकली और डेली की, तो अगर आप 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा बहुत सालों के लिए अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करनी है, मंथली यूज़ करनी है, वीकली यूज़ करनी है और डेली यूज़ करनी है। इसी जगह अगर हम आवरली की बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम आपको कब यूज़ करनी है, आवरली या डेली भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप फ्यू वीक्स के लिए या फ्यू मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आप आवरली टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। अब यहीं अगर आप इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि उसी दिन आप खरीद रहे हैं और उसी दिन आप बेच रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 5 to 15 मिनट की कैंडल स्टिक का यूज़ करेंगे। तो ये होता है टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं लाइन चार्ट के बारे में। तो लाइन चार्ट को प्लॉट कैसे किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइन चार्ट जो होता है वो क्लोजिंग बेसिस पे होता है। तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को कंसिडर करके चल रहे हैं तो हर 5 मिनट के अंदर जो क्लोजिंग आएगी उसके बेसिस पे क्या होगा, पॉइंट्स प्लॉट होंगे चार्ट के ऊपर। कुछ इस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट होंगे और जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो एक इस तरीके का पैटर्न बनेगा और इसे ही हम लाइन चार्ट कहते हैं। अब लाइन चार्ट के एडवांटेज क्या होते हैं, एक तो क्या होता है, इसमें नॉइज़ नहीं होती है, नॉइज़ नहीं होती और ये क्लीन होता है। तो नॉइज़ नहीं होती इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक पैरामीटर का यूज़ हो रहा है जो कि होता है क्लोजिंग। तो उस वजह से क्या होता है कि जो चार्ट होता है उसकी डायरेक्शन समझने में हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, जैसे इजीली हम समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड है तो क्लैरिटी मिलती है हमें उसके अंदर। उसके अलावा क्या होता है, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है, इजी टू आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न, जो कि हम चार्ट पैटर्न के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इसका जो डिसएडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि इसके अंदर कम पैरामीटर्स होते हैं, तो इन डेप्थ जो स्टडी होती है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग पैरामीटर का यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं कि चार्ट्स के ऊपर ये जो लाइन चार्ट होता है और उसके अलावा जो आगे के टॉपिक्स होते हैं वो हम चार्ट पे देखेंगे। तो हम चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से ये पैरामीटर्स वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लाइन चार्ट की बात करते हैं। तो ये एक लाइन चार्ट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं ये क्लियर ये एक अप ट्रेंड है और ये डॉट्स को कनेक्ट करके ही जो क्लोजिंग बेसिस पे डॉट्स होते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, तो जो डेली की क्लोजिंग रहेगी उसके बेसिस पे इस चार्ट को
ड्रॉ किया गया है। तो इस तरीके से कुछ लाइन चार्ट को हम देख सकते हैं और इसके अंदर जो चार्ट है वो काफ़ी क्लीन होता है और हमें इजीली पता पड़ पाता है कि क्या डायरेक्शन रह रहा है, क्या पैटर्न बन रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम क्यों यूज़ करते हैं उसको भी हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो पहले देख लेते हैं इस ट्रेंड के बारे में। तो ये क्लियरली एक अप ट्रेंड है और ये इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है। अब जब प्राइस ऊपर जाती है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो प्राइस ने यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद एक फॉल लिया है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद फॉल लिया है और एक शार्प फॉल लिया है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसको मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है। तो हमें ये लेके चलना है कि इस एरिया के अगर अंदर प्राइस वापस आती है फर्दर, तो उस केस में क्या होगा, हमें कॉशियस रहना है। तो जैसे कि प्राइस नीचे गई उसके बाद वापस ऊपर आई है और उसके बाद पहली कैंडल ने रिजेक्शन लिया, दूसरी ने लिया और तीसरी ने उसको ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस इसको ब्रेक कर देगी तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। और फिर प्राइस ऊपर जा रही है और प्राइस ऊपर जाने के बाद इसने फिर से एक शार्प फॉल लिया है। शार्प फॉल लिया है तो फिर से क्या होगा, ये एरिया हमारे लिए क्या बन जाएगा, इम्पोर्टेंट बन जाएगा और हम इसे रेजिस्टेंस कहेंगे। और जैसा कि प्राइस नीचे आई है उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हुई थी इस तरफ, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुकी है। तो अब सपोर्ट बनने के बाद जैसे ही प्राइस के पास आएगी तो क्या होगा, हमें एक बाउंस मिलेगा, जो कि हमें एक बाउंस मिला। फिर वापस प्राइस यहाँ पर आई, फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर हमें बाउंस मिला और फिर प्राइस ऊपर गई। और ऊपर जाने के बाद हमने ये जो एरिया मार्क कर रखा था रेजिस्टेंस के लिए, वहाँ पर जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, वापस रिजेक्शन लिया और फिर वापस प्राइस क्या हुआ, हमारे सपोर्ट के पास में आ गई। 2 बार इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस प्राइस ऊपर गई और फिर इसके बाद यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जब ये ब्रेक कर देगी तो ये वाला जो एरिया है वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो क्या बन चुका है, अब सपोर्ट बन चुका है, सेम एरिया सपोर्ट बन चुका है। प्राइस ब्रेक करने के बाद शार्प मूव लिया है, ऊपर गई है, तो हमने क्या किया, इस एरिया को फिर से मार्क कर लिया है। और फिर जब भी प्राइस फ्यूचर में अगर इस एरिया के आसपास आती है तो हमें नोटिस करना है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो प्राइस नीचे गई और फिर ऊपर आई और जब वापस इस एरिया की तरफ आई तो इसने क्या किया, प्राइस ने वापस यहाँ से रिजेक्शन लिया और प्राइस नीचे आई और फिर यहाँ पे हमारे सपोर्ट एरिया के पास में आने के बाद उसने सपोर्ट लिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो जब ब्रेक होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वो नेक्स्ट टाइम क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। और यहीं अगर ये वाली रेजिस्टेंस जब ऊपर की तरफ ब्रेक होगी तो ये क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। और जो सपोर्ट ब्रेक होगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये वापस क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इस स्लाइड के अंदर बात करते हैं कि हमने एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस किया कि प्राइस ने यहाँ से आने के बाद फॉल लिया है, तो हमने इस एरिया को मार्क करके रख लिया। अब उसी तरीके से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी जब प्राइस आई उसके बाद अच्छा खासा एक बाउंस आया है, तो हमने इस एरिया को मार्क कर लिया। जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आई तो हमने देखा कि सेम एरिया से उसने बाउंस लिया है और सेम एरिया से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ उसने रिजेक्शन लिया। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। तो जब थर्ड टाइम यहाँ पर प्राइस आई है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन आने की चांसेस हैं और नेक्स्ट अगर यहाँ पर भी प्राइस आती है तो हम रिजेक्शन की चांसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, प्राइस ने थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है और उसके बाद फोर्थ टाइम प्राइस ने क्या किया, उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब जब सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तो ब्रेक होने के बाद प्राइस जब वापस सपोर्ट की तरफ आएगी तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ से रिजेक्ट होने की चांसेस है क्योंकि ये सपोर्ट क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। और फिर प्राइस ने क्या किया है, फिर से ही नीचे आई है और उसके बाद वापस यहाँ पे आने के बाद वापस यहाँ से रिजेक्ट हुई है और फिर उसके बाद उसके अंदर वापस फॉल आया है। तो कुछ इस तरीके से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर ये पॉइंट हमने मार्क किया, ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद जब वापस प्राइस आई है, यहाँ पर आई है, तो उसने उसको ब्रेक किया है और एक अच्छा मूव दिया है।
तो अच्छा मूव देने का मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, एक शार्प मूव आता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर इसने इस एरिया को रेस्पेक्ट किया है। तो ये हमारी हेल्प करते हैं 2 तरीके की ट्रेड लेने में। एक तो होता है कि जब अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और प्राइस जब यहाँ से ब्रेक हो रही है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके की 2 टाइप की ट्रेडिंग हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। ये और एरिया ले लेते हैं जिसके अंदर प्राइस ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और जब इस एरिया को एक्सटेंड किया गया तो प्राइस ने यहाँ और यहाँ भी सपोर्ट लिया, जो कि हम इसको ट्रेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन के केस में क्या होता है, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स हमने ये ले लिए हैं, और उसके बाद जब हम उसको फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें जब प्राइस वापस यहाँ पर आई है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रही है, और उसके बाद इतना अच्छा हमें शार्प मूव मिला है। तो जब भी प्राइस सपोर्ट की तरफ आएगी तो उसको एक बाउंस मिलने की चांसेस रहती है, लेकिन हमें उसे ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रही है, और उसी के बाद हमें एक्शन लेना है। और फिर जब ये 4th टाइम यहाँ पर आई है तो थोड़ा बहुत रिजेक्शन लिया, और उसके बाद फाइनली प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, और उसके बाद ये नीचे जा रही है। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है। अब आगे हम देख लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ने पहले यहाँ पर रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया, अब 3rd टाइम प्राइस ने क्या किया, उसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गई, उसके बाद वापस प्राइस इसकी तरफ आई। तब इस केस के अंदर प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो जैसा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, उसी तरीके से ट्रेंड लाइन के केस में भी सेम होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का हमें ध्यान रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं प्राइस के इसके अंदर। तो इसके अंदर भी देख सकते हैं कि 1 और 2 हमने पॉइंट मीट किए हैं, और उसके बाद हमने प्राइस को एक्सटेंड किया है लाइन को, और उसके बाद हमें फर्दर यहाँ पॉइंट्स मिले हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ट्रेंड लाइन होगी। यहाँ पर भी हमने प्राइस को यहाँ पर एक्सटेंड करके पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, और ये जब ब्रेक होगी तब हमें एक अच्छा शार्प मूव मिल जाएगा। इसी तरीके से इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया है, और उसके बाद प्राइस ने इसको यहाँ पर वापस ब्रेक किया है, और फिर उसके बाद प्राइस का जो एक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। सिमिलरली 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, उसके बाद जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है तो हमें 1 पॉइंट यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है, और फिर फाइनली प्राइस ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं जब हमें मिले हैं, और जब फर्दर इसने को ब्रेक किया है तो हमें काफ़ी अच्छा शार्प मूव मिला है। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और उसके बाद जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो उसका मतलब है कि हमें एक अच्छा शार्प मूव मिल सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने मिल रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। इसके अंदर यहाँ से जब भी प्राइस 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद जब भी प्राइस यहाँ पर आ रही है तो रिजेक्शन ले रही है, और जब प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया है, जैसे कि इस तरफ की बात करें, जब इस तरफ ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बनने के बाद जब भी प्राइस यहाँ पर आ रही है तो फिर वापस बाउंस ले रही है, यहाँ पे आ रही बाउंस ले रही है, यहाँ पे आ रही बाउंस ले रही है, और फिर उसके बाद वो शार्प मूव लेकर ऊपर चली गई। तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस वाली थी, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब ब्रेक हुई तो वो क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, फर्दर एक्सटेंड करने पर हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। देन ये फाइनली ये ब्रेक हुआ है इधर इस पॉइंट पे, और इस जगह हमने जैसा कि एक प्राइस बहुत शार्प मूव लेने के बाद जब रिजेक्ट हुई है तो हमें उस हाई को, उस एरिया को मार्क करना है और एक्सटेंड करना है। तो देख सकते हैं कि फर्दर यहाँ पर भी उसने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर भी उसने रिजेक्शन लिया है। तो ये एक हमें एक अच्छा एरिया मिल जाता है जहाँ से हम या तो आपने एक ट्रेड ले रखी है तो उसे काट सकते हैं, या एक नई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब ट्रेंड लाइन जो होती है वो भी आपको रिजेक्शन दे रही है और रेजिस्टेंस भी आपको रिजेक्शन दे रही है, तो उस केस में क्या होगा। तो जैसा कि एक हाई पॉइंट था, हमने इस एरिया को मार्क कर लिया है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी जिसके अंदर हमने 1 2 3
4 इस तरह पॉइंट लिए हैं और उसके बाद ट्रेंड लाइन टूटी है, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया है उसने और उसके बाद जैसे ही प्राइस वापस यहाँ आई है तो उसने वापस यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये जो हमने पुराना एरिया मार्क करा था इम्पोर्टेंट, उसने क्या किया है, वहाँ से भी रिजेक्शन लिया है और जो ये सपोर्ट वाली लाइन थी वो अब क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो इसने भी उसको रिजेक्शन दिया है और ट्रेंड लाइन ने भी उसको रिजेक्शन दिया है, तो दोनों एरिया से उसको रिजेक्शन मिला और प्राइस के अंदर एक शार्प फॉल आया है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोनों के कॉम्बिनेशंस के अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा। और उसके अलावा 1 2 3 और ये वाला पॉइंट भी है जहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर इसने इसको ब्रेक किया है। तो इस तरीके से कुछ हमें पॉइंट्स मिले हैं जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसके साथ साथ हमें ये रेजिस्टेंस वाला एरिया भी मिला हुआ है। तो उस वजह से जो फॉल आया है वो एक शार्प फॉल आया है और जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली डाउ थ्योरी के बारे में। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब एक अप ट्रेंड होता है तो सीरीज़ ऑफ हायर हाई और हायर लो बनते हैं। तो पहले से मैंने मार्क कर रखा है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि सीरीज़ ऑफ हायर हाई और हायर लो बनाकर ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो इसको फर्दर और एनालाइज कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने जिस तरीके से प्राइस इसके अंदर अच्छे से मूव कर रही है, इसने ये हाई लोस बनाए हैं और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इस तरीके से मूव करने के बाद आपको जब प्राइस को आप फर्दर और डिटेल में नोटिस करेंगे, जैसा कि ये एरिया को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इसके अंदर प्राइस ने क्या किया है, कुछ एक छोटा जो है डाउन ट्रेंड भी फॉलो किया है। तो इसके अंदर प्राइस ने क्या किया है कि एक इसको हाई मान लेते हैं, इसको लो मान लेते हैं। तो ये जो हाई बना है वो ऑलमोस्ट इक्वल या लोअर हाई मान सकते हैं। और उसके बाद ये जो लो बना है वो एक लोअर लो बना है। उसके बाद ये जो हाई बना है वो लोअर हाई बना है और ये जो लो बना है वो लोअर लो बना है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस हम लेके चल रहे हैं। तो हम इस फेज़ को हम कहते हैं करेक्शन। अब इसको हम करेक्शन क्यों कह रहे हैं और ये क्यों नहीं कह रहे कि उसकी डाउ थ्योरी चेंज हो गई है। तो डाउ थ्योरी चेंज होने के लिए पिछला जो हायर लो होता है, जो कि इस केस में ये वाला है, तो इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर इसका जो लो है, ये जो हायर लो बना था, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उस केस में हम मान सकते हैं कि उसकी जो डाउ थ्योरी है वो चेंज हो गई है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम उस फेज़ को क्या मानेंगे, इस फेज़ को हम मान लेंगे करेक्शन। तो इस तरीके से हमें डाउ थ्योरी को, चाहे वो अप ट्रेंड के लिए हो चाहे डाउन ट्रेंड के लिए हो, दोनों ट्रेंड के लिए हमें इस तरीके से ही डाउ थ्योरी का यूज़ करना है। और इससे हमें समझना है कि प्राइस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कब करेक्शन है और कब उसका जो डाउ थ्योरी है उसके कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया है, इसको हम करेक्शन कहेंगे। और अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता तो हम उसको क्या मानते कि डाउ थ्योरी के अंदर उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। तो इस तरीके से हमें डाउ थ्योरी को स्टडी करना है और ये बहुत काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको अब किस तरीके से एक्ट करना है मार्केट के अंदर और क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।